कैंसर पैदा होगा, डायबिटीज़ पैदा होगी, बीपी पैदा होगी। भारत में 25 करोड़ लोग, माने 1/4 आबादी डायबिटीज़ के चपेट में आ गई। हार्ट अटैक के पेशेंट कितने हो चुके, बीपी से लेके शुगर से लेके अस्थमा से लेके आप बीमारियों की गिनती तो करिए जरा सर। एंड आपको लगता है अंदर से कि खेती इसके पीछे कारण है? 100%। बहुत पुराने लोगों के मुंह से आपको सुनने मिल जाएगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। बिना किसी इंसानी सपोर्ट के जंगल इतने हरे भरे कंटिन्यूअसली हो सकते हैं, तो क्या हमारी फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम 4-5 फसल को एक साथ में लगाएं, तो ये एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते जाएं और इनको हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत डेप्थ में जाते गए। अभी तक हमने 4800 के आसपास कॉम्बिनेशंस पर ट्रायल किए। इसमें कितना कमाई का पोटेंशियल है? देखिए, अगर हम अपनी कमाई के बारे में बात करें, जो 28 एकड़ में हम फार्मिंग करके बनाते हैं, लगभग जो है ना, एक और जो माइंडसेट है कि खेती में पैसा नहीं है, तो वो भी आई थिंक गलत फहमी है कि यदि आप सही प्रकार से करो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। 100% गलत फहमी है ये। हमारे गांव में ऐसे ही होता था, जो निकम्मा निठल्ला आदमी होता था ना, जिसको कोई काम नहीं आ रहा है, किसी से वो बात भी नहीं कर ढंग से कर पाता, उसको कह दिया जाता था कि जाओ तुम खेती करो। अब ऐसा दिमाग जो है ना, खेती में क्या इनोवेशन लेके आएगा? मैं आपसे क्यों कनेक्ट कर पाता हूँ, क्यों आपसे 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो विजन है जी कि हेल्थ करेक्ट वो ज़मीन से शुरू होता है। जी मेरा भी ये मानना है कि जब तक खेती नहीं सुधारेंगे, जब तक जी जिस प्रकार से हम खेती कर रहे हैं उसको नहीं बदलेंगे, जी तो हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। 100%। आई थिंक छोटे ज़मीन के साथ साथ ये भी रियलाइजेशन आप में काफ़ी जल्दी आ गया था, जी क्योंकि मैं पढ़ रहा था ऐसे ही नहीं कोई डॉक्टर का पढ़ाई छोड़ के किसान बन जाता है। लोकली सुनने के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जी जी उस समय तो और भी होगा। जी जी तो वो कहानी थोड़ा बताइए सर। माता पिता का क्या रिस्पॉन्स रहा जब छोटे आकाश आके उनको बोले कि मम्मा मुझे तो किसान बनना है आज? देखिए, वो पल जो है ना, बहुत ही कहना चाहिए भावुक भी कह सकते हैं और इंस्पिरेशनल भी कह सकते हैं, और एक बहुत बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आप सब कुछ मिटा भी सकते हैं और सब कुछ बना भी सकते हैं। वो मोड़ भी कह सकते हैं। तो जब हमारे माता पिता का भी सपना था, मैं फार्मिंग में उनके साथ में ज़रूर हाथ बटाता था और सीखता था, काम को करते भी थे। लेकिन हमारे माता पिता का हमेशा से ये कहना था कि हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें हम पढ़ा लिखा पाएँ, तुम्हें अच्छा कुछ बना पाएँ। ये सुनते रहते थे कई बार, है ना? तो बस मन में ये था कि हाँ ठीक है, हमको भी पढ़ना है, क्योंकि उस समय उतनी समझ नहीं थी। तो पढ़ाई में हमारा काफ़ी अच्छा मन था। स्कूल में भी हम अच्छे मार्क्स लाते थे, और कक्षा 8 तक हमारी एक स्कूल में पढ़ाई हुई, शासकीय विद्यालय में, जो हमारे गांव में खप्पर का स्कूल था, उसमें जाके हम पढ़े, झोला लेके जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ से धीरे धीरे जब हम कक्षा 8 के बाद में 9 में गए, तब हमें लोगों ने ही बताया कि अगर आपको बीमारी को ठीक करना है, लोगों का इलाज करना है, तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने ही सजेस्ट किया कि आपको साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। तो हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया कक्षा 11th में। 12th हमने पास किया, और उसके लिए प्री मेडिकल टेस्ट होता था। पहले मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट होता था, अब तो ऑल इंडिया टेस्ट होने लगा है। तो उस समय हमने पहले प्री मेडिकल टेस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी हुए, कॉलेज भी मिला। लेकिन मन हमारा था एम्स से MBBS करने का। तो AIPMT की तैयारी के लिए हम मन बना रहे थे कि हम कोटा जाएंगे, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था ना कि लोगों को लगता था कि कोटा जाएंगे तो ही क्वालिफाई होंगे। सारे किसान बच्चों का वही था, सबका वही था। अब पता नहीं, आई थिंक क्या है, पर ऐसे माहौल था। तो हम भी उस माहौल के एक हिस्सा थे। तो ऐसा मन बन रहा था, फाइनल नहीं किया था कि मुझे जाना ही है। लेकिन उसी बीच में अस्पताल से जुड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि आप जिस काम के लिए बने हो या जिस काम के बारे में आप काम करना चाहते हो, बचपन से आप उन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे कोई आर्किटेक्ट है, तो वो निश्चित तौर पे वो बचपन से अपनी हरकतों से ये बता देगा कि मैं बड़े में क्या बनना चाहता हूँ। बस वैसे ही हम जो है ना, शुरू से ही बीमार लोगों के संपर्क में रहते थे, अस्पताल अक्सर जाया करते थे, और हमारा घर जो है ना और स्कूल के बीच में हमारा
अस्पताल पड़ता था, हमारा सागर का जिला चिकित्सालय। तो कभी कभी हम छुट्टी लेके और अस्पताल जाके फिर घर पहुंचते थे। अस्पतालों में एक चीज़ हमने रियलाइज़ की, अस्पताल हम केवल इसलिए नहीं जाते थे कि हमें बीमार लोगों को देखना है। अस्पताल जाना हमारी एक रुचि थी उस सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए। तो जब हम वहाँ पर जुड़े, देखा लोग कैसे बीमार हो रहे हैं, बीमार होके ठीक हो रहे हैं, फिर वापस बीमार हो रहे हैं, और अस्पतालों का भी एक्सटेंशन हो रहा है। पहले हमारे सागर में एक जिला चिकित्सालय था ना, तो एक कमरे में सारे डॉक्टर टेबल लगा के बैठते थे। मैंने वो देखा है मंजर। ओपीडी में जाते थे, पर्ची बनती थी, आपको क्या प्रॉब्लम है, बोले कान दुख रहा है, 3 नंबर की टेबल पे जाइए। लाइन से डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो 3 नंबर का डॉक्टर है कान का, फिर आँख का प्रॉब्लम है तो 4 नंबर पे जाइए। एक ही हॉल के अंदर सारे डॉक्टर्स बैठते थे। फिर मैंने देखा 4-5 साल के बाद में हर एक का अलग अलग काउंटर हो गया उसी हॉस्पिटल में। नाक का डॉक्टर अलग बैठ रहा है, कान का अलग बैठ रहा है, आँख का अलग बैठ रहा है, हड्डी का डॉक्टर अलग बैठ रहा है। फिर हमने देखा, देखते देखते हमारे सागर में मेडिकल कॉलेज आ गया। देखते देखते इतना बड़ा एक्सटेंशन हो गया कि अभी एक प्रॉब्लम के लिए एक इंडिविजुअल पूरा डिपार्टमेंट बन गया। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत बड़ी हो गई हैं, पर उस समय भी बढ़ रही थी, और वो बढ़ती हुई चीज़ों को हमने रियलाइज़ किया। और मुझे लगा कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ भी बढ़ रही, बीमार लोग भी बढ़ रहे हैं, और लगातार जो है ना ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो बस एक बचपना सा सवाल जो हर एक के दिमाग में आ सकता है, हमारे दिमाग में आया कि इतनी सारी चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो क्या हम भी एक डॉक्टर बन के इस बढ़ती हुई भीड़ में शामिल हो जाएंगे? और अगर डॉक्टर बीमारी को ठीक करते हैं तो फिर ये बढ़ क्यों रही हैं? बाकी के डॉक्टर्स ने अभी तक इनको ठीक क्यों नहीं किया? तो ऐसे सवाल जब दिमाग में अंदर पनपे, उन्होंने विचारों में विस्तार लिया और इनके जवाब हमें कहीं पे नहीं मिले। तो हमारे यहाँ कई विद्वान ये बोलते थे, बहुत कम, अब तो बोलना ही लोगों ने बंद कर दिया। बहुत पुराने लोगों के मुंह से आपको सुनने मिल जाएगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। इसका मतलब यही है कि खान पान का असर आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पर पड़ता है, आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर, आपके हर एक्टिविटीज पर, और आपकी पूरी हेल्थ पर। बिल्कुल। खाने का असर जो है ना, एक एग्जाम्पल गाड़ी के जैसा आप समझ सकते हैं। गाड़ी में अगर अच्छा हम फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी का माइलेज अच्छा होता है, और अगर उसमें हम मिलावटी फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी का इंजन भी खराब होगा। वैसे ही कुछ हमारे शरीर के ऊपर भी है यही बात। तो ये मुझे जब अंदर से रियलाइज हुआ, तब मुझे लगा कि यार नहीं, हम गलत डायरेक्शंस में ना जा रहे हों शायद। तो फिर बस एक दिन अचानक से मन बनाया और हमने घर में बोला कि हमें खेती करनी है। तो माताजी ने बोला दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तो मैंने कहा नहीं, दिमाग तो अच्छा ही है। अभी तक ठीक है। हाँ, अभी तक ठीक है, और अच्छा ही दिमाग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। तो मम्मी ने सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे, है ना, ऐसे तो ठीक है, कभी कुछ भी बोलते रहते हैं बच्चे, बोल दिया होगा। उम्र क्या थी इस समय आपकी? उस समय लगभग 16 ईयर के आसपास की थी। 16 साल में आपने मन बना लिया कि खेती करना है। करेक्ट है ना, 16 साल की उम्र थी। और फिर उसके बाद एक दिन हम फाइनली जमीन के लिए हम इधर उधर भागने लगे। मम्मी ने कहा क्या चल रहा है? मैंने कहा जमीन देख रहे हैं। बोले अब पढ़ना छोड़ोगे, जमीन खेत में काम करोगे, इसीलिए तो मैं यहाँ तक लेके आया, इतना पढ़ाया लिखाया, ये सब किया। तो मैंने कहा नहीं, हमें तो करना है। थोड़ा विरोधाभास हुआ, फिर थोड़ा विरोधाभास जब बढ़ गया, संकल्प लिया कि नहीं हमें करना ही है, और हमने पढ़ना भी बंद कर दिया टोटल। फिर बाद में कहा कि आप कॉलेज ही चले जाओ, कम से कम ग्रेजुएशन ही कर लो, वो भी हमने नहीं किया। तो पूरी तरह से डेडिकेटेड होके फिर इसमें हम झुके, तो फिर हमने सिर नहीं उठाया अभी तक। तो इस तरीके से थोड़ा विरोधाभास झेला, और वो एक पार्ट था। अगर कोई भी नौजवान आज की तारीख में अभी कोई इस तरीके से अगर कोई मन बना के काम करता है तो वो स्वाभाविक है, वो उसे झेलना पड़ता है। पर ये रास्ते के हिस्से हैं, इसे हमें पार करना ही पड़ता है, ये प्रक्रिया है एक स्वाभाविक। तो वो हमने पार की, और फिर खेती को हमने 10 डिसमिल भूमि से शुरुआत करी। आज माता पिता क्या बोलते हैं? क्या उन्हें देख के गर्व होता है आपने जो किया है किसानों के लिए, अपने लिए, पूरे देश के लिए? जी, उनको अब प्राउड फील होता है कि नहीं, ये डिसीज़न सही था, क्योंकि आज उन्हें भी ये महसूस होने लगा है कि हेल्थ पर काम होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बदलाव देखा है, एक बहुत बड़ा दौर देखा है, 40 साल उन्होंने
एक कहना चाहिए एक अनुभव के तौर पर जिए हैं। उस अनुभव में उन्होंने देखा कि उस समय हमारी ताकत क्या थी, आज हमारे बच्चों के अंदर क्या ताकत है, उनके बच्चों के अंदर क्या ताकत है। तो एक बड़ा अनुभव आज उनके साथ में है, तो वो अनुभव भी सपोर्ट करता है हमारे काम के लिए। ठीक है। दूसरी बात कि जो रिस्पेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने नहीं देखी, जिसके कारण उनका मन बना कि नहीं, हमें तुम्हें पढ़ाना लिखाना है और कुछ कराना है, अलग अफसर बनाना है या कुछ भी करना है, वो रिस्पेक्ट उन्होंने खेती में देख ली। इसमें भी मुमकिन है। और उनको लगा कि इससे ज़्यादा कहीं रिस्पेक्ट मिल गई। अगर हमारा बेटा डॉक्टर बनता तो शायद एक गांव में उसका नाम होता, एक ज़िले में नाम होता, लेकिन आज जो है ना पूरे दुनिया से जब लोग उनके यहाँ अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग रंग रूप के लोग आते हैं और बड़े बड़े डिग्निटीज़ लोग आते हैं, और जब उनके पास में बैठते हैं और उनको कहते हैं कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, तब उनको अंदर से जो सुकून मिलता है, उनको लगता है कि वो विरोधाभास 3 साल का शायद कम था, थोड़ा और ज़्यादा हो जाता तो शायद और बड़ा कुछ होता। तो यही सब है चीज़ें। तो रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप अपने काम में सम्मान पालें या अपने काम को इतना सम्मानजनक स्थिति में बना लें कि लोग अपने आप उस काम का सम्मान करने लगें। वैसे जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हमारे देश के किसानों की सोच अपने आप बदलेगी और वो अपने बच्चों को खेती में लाने पे मजबूर करेंगे, जो आज विपरीत है। हर किसान का बेटा खेती में नहीं आना चाहता और उनके पेरेंट्स भी उनको खेती में नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो रिस्पेक्ट उन्होंने खेती में कभी नहीं देखी, और वो हमने इसमें हासिल की है। बिल्कुल। तो उसकी बदौलत जो है ना, आज हमारी फैमिली पूरी तरह से इस मिशन में हमारे साथ में लगी हुई है। इवन हमारे भाई भी छोटे, वो इस मिशन में बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है सर। आई थिंक ये जब बदलाव परिवार में आता है, उसे देख के बहुत सारे लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं। आज हम वही प्रयास करेंगे सर। जैसे आपने बताया, किसी भी नौजवान को, मेरे जैसे नौजवान को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, नाम चाहिए और पैसा चाहिए। मतलब सक्सेस जो हम डिफाइन करते हैं, हर आदमी के लिए अलग हो सकता है, बट ये 3 स्टैंडर्ड है कि सबको ये चाहिए होता है। तो मानो किसी के पास छोटा जमीन है, कम पैसा है सेविंग में, तो हम कोशिश करेंगे उनको बताने के लिए कि अच्छे प्रकार से यदि आप खेती करो तो ये आप अचीव कर सकते हैं। करेक्ट। साथ ही साथ एक पुण्य काम कर रहे हैं कि आप दूसरों को अच्छा खाना खिला रहे हैं, राइट जी। तो कहाँ से शुरू करें सर? आपने जब अपना कहानी स्टार्ट किया, 1/10 ऑफ एन एकड़ था आपके पास, फिर ये मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? पहला आपको कहाँ पे बल्ब स्ट्राइक किया कि ये भी मुमकिन है? फिर हम जाएंगे टेक्निकल डेप्थ में। जी सर, देखिए क्या होता है ना, हमारे देश में कॉमन सी बात कही जाती है, आपने भी सुनी होगी, हम सब ने सुनी हुई है, समस्या ही आविष्कार की जननी होती है। समस्या कितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उसका आविष्कार होता है। ठीक है। हमारे पास क्या समस्या थी? ज़मीन नहीं थी। इसकी पीड़ा कौन समझ सकता है? शायद वो जिसके पास ज़मीन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि वो भी नहीं समझ सकता है, इसलिए क्योंकि उसको फील ही नहीं है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। ठीक है। या उसको उसमें ही अपना कैरियर नहीं झोंकना है, तो इसलिए वो भी नहीं समझ सकता उतना। हाँ, ये वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसको मान के चलो ओलंपिक में दौड़ में गोल्ड मेडल लाना हो और उसके पास पैर ना हो, है ना, जिसको नॉर्मल लाइफ जीनी हो और उसके पैर ना हो, तो शायद वो उतनी भी नहीं समझ पाएगा। वो कहेगा ठीक है, कर लेंगे कैसे भी मैनेज, है ना। लेकिन अगर किसी का ड्रीम हो कि सर मुझे ओलंपिक में दौड़ में गोल्ड मेडल लाना हो और उसके पैर ना हो, आपका सपना था खेती, हाँ, और जमीन ही नहीं था, जमीन नहीं थी, तो आप सोचिए कि वो प्रॉब्लम और कितनी गहरी हो सकती है। और इसको समझने के लिए शायद शब्दों का प्रयोग करें हम तो शायद असंभव होगा, ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी और ये बहुत बड़ी पीड़ा थी हमारे लिए। और मुझे उस समय ये फील होता था कि काश हमारे पास या हमारे पूर्वजों के पास 100 एकड़ ज़मीन होती तो हम दिखाते कि फार्मिंग कैसे होती है और क्या होती है। इतना जुनून था खेती में काम करने का, लेकिन नहीं था। फिर क्या होता है ना कि कुदरत अगर आपसे कुछ करवाना चाहती है तो वो भी आपको संकेत देती है ना। संकेत हमारे को मिले फार्मिंग में आने के पहले। ठीक है। जब हम पिताजी के साथ जंगल जाते थे ना, तो जंगलों में हमने क्या देखा, बहुत बार गए उनके साथ, वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए जाते थे, पानी की बेल को चढ़ाने के लिए लेंटाना की ज़रूरत होती थी तो उसको कटवाने के लिए साथ में जाते थे। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़मीन पर घास हो रही है, वहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर झाड़ियाँ हो रही हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं एक बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं।
तो जंगल कुछ इसी तरीके से होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कहीं पर कोई भी पेड़ उग रहा है कहीं पर, लेकिन वहाँ पर जगह स्पेस खाली नहीं होता सर। बिल्कुल, एवरी स्पेस में कुछ ना कुछ उगा रही होती है कुदरत। ठीक है, वो हमने देखा खाली, पर महसूस नहीं हुआ, कुछ भी हमें ऐसे नहीं लगा। हाँ, पर एक होता ना कि जब हम कभी कुछ बचपन में देख लेते हैं तो उसका इमेज जो है ना आपके दिमाग में रह जाता है, एक मेमोरी की तरह फिट बैठ जाता है। वैसे ही ये हुआ। बाद में जब हम शहर पढ़ने के लिए आए तो एक दूसरा इंसिडेंट हुआ कि हमने अपने गांव में तो खप्पर का घर था हमारा सर, बड़ा सा लंबा सा दैलान थी, आगे आंगन था, पीछे बाड़ा था, इस तरीके के स्ट्रक्चर के घर पहले ही बनते थे। कंक्रीट का ज़माना तो बहुत बाद में आया। तो हमने उस घर में भी अपना बचपन गुजारा है। तो हमने देखा कि खप्पर का घर, तो स्कूल भी हमारी खप्पर की थी। फिर बड़े हुए तो फिर कंक्रीट के घर देखे, और शहर गए जब हम पहली बार पढ़ने के लिए, तो हमारा गांव से शहर जो है ना करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही था। तो वहाँ पर हमने एक के ऊपर एक घर बनते हुए देखा, बना हुआ देखा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंगल स्टोरी घर आपने ज़िंदगी में कभी डबल और ट्रिपल ना देखा हो तो आपको आश्चर्य लगेगा। मुझे भी लगा कि एक के ऊपर एक लोगों ने घर कैसे बना लिए। फिर मुझे लगा क्यों बनाए, तो सवाल उस समय सवाल ही था, जवाब नहीं मिला। बाद में जवाब मिला, बहुत बाद में, लोगों के पास ज़मीन कम होती है इसलिए लोग एक के ऊपर एक घर बना लेते हैं। तो ये एक दूसरा ग्राउंड था। फिर जब हम फार्मिंग में आए तो हमने तो टमाटर की खेती से सर शुरुआत की थी अपनी। मुझे नहीं पता था कि मल्टी लेयर फार्मिंग भी कुछ होता है या ऐसा हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं, और ये शब्द भी कोई नहीं जानता था। मल्टी लेयर, मल्टी स्टोरी शब्द पॉपुलर था क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती थी, है ना। तो मल्टी लेयर शब्द भी नहीं था। तो बस ऐसे ही जब फार्मर्स के बीच में जब हम बात करते थे, उनको कहते थे कि सर जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, किराए की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और आप लोगों के पास तो बहुत ज़मीनें हैं, तो आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हम आपके खेत पे चलेंगे और आपके यहाँ ये करवाएंगे पूरा, और हमें उसका कोई पैसा नहीं चाहिए, हम बस करेंगे बस आपके साथ। हाँ बस बोलिए। बहुत सारे फार्मर्स को बोलते थे। तो फार्मर ने फार्मिंग कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखी। मुझे पहली बार पता चला कि खेती में जानवर भी परेशान करते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि क्लाइमेट चेंज का, यानी कि खेती में बुरा असर पड़ता है मौसम के बदलाव का। फिर हमें पता चला कि लोगों को बेचने की भी प्रॉब्लम होती है, खरपतवार की भी प्रॉब्लम होती है, लोगों को बीडीसाइड डालना पड़ता है, लेबर नहीं मिलती है, और भी कई सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स किसानों ने हमको बताई। उस समय हमें उतना उनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हमने सोचा कि काश ये प्रॉब्लम हमारे पास होती तो हम कैसा सोचते और कैसा करते। तो ये जो सारी बातें हैं, बचपन से पिताजी के साथ जंगल जाना, खुद के पास ज़मीन ना होना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखना, और वहाँ से ये सोचना कि एक के ऊपर एक लोग घर इसलिए बना रहे क्योंकि ज़मीन कम है, और फिर किसानों ने जो ये प्रॉब्लम्स हमें बताई, थोड़ी पानी की, खाद की, खरपतवार की, कीड़ों की, क्लाइमेट चेंज की, जानवरों की, मार्केट की, ये सारी प्रॉब्लम्स पर जब हमने सोचना चालू किया तो मुझे लगा कि अगर इनके समाधान अगर हम बाज़ार में खोजने जाएंगे तो जितना पैसा हम बनाएंगे वो सब बाज़ार को दे के आ जाएंगे। तो क्या इनके सस्टेनेबल समाधान हो सकते हैं? तो बस ये सारी चीज़ें जब एक साथ में क्लब हुई, और हमारी अपनी पान की पैतृक फार्मिंग तो हमने बचपन से देखी है, तो वहाँ से फिर हमें इंस्पिरेशंस बना कि क्या हम जो स्ट्रक्चर पान की खेती को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करके क्या हम मल्टी लेयर फार्मिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग नहीं उस समय शब्द था, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक फसल ऊपर ले लें और एक फसल नीचे ले लें और एक फसल और ऊपर ले लें। बस ऐसे ही कुछ करते करते आइडिया आ गया। ये आपको सोच ऐसे ही आ गया? सोच ऐसे ही आ गया, क्योंकि ये सारी सोचें एक जगह पे इकट्ठी होने लगी हैं, है ना। तो अपने आप से आया, काम करते करते आया, क्योंकि ज़मीन नहीं होती है ना, तो हर सेकंड आपको पिन होता है कि काश होती तो क्या करते, काश होती तो क्या शायद करते। आपके पास होता तो ये विचार आता भी नहीं। विचार कभी नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं आता ये विचार। तो बस ऐसे ही थॉट आ गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, सक्सेस हो गया। एक सक्सेस हुआ तो हिम्मत बढ़ गई, तो 2 लेयर का पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो उसी स्ट्रक्चर को पान की खेती में क्या करते हैं, बांस बल्ली लगा के ऊपर घास डाल के पान को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा रूफ तैयार करते हैं जी।
तो वहाँ हमें लगा कि इस रूप में अगर मॉडिफिकेशन करें और घास को थोड़ा कम करके उसके ऊपर हम कोई एक बेल वाली फसल चला दें तो जितना शेडो नीचे की क्रॉप को चाहिए वो शेडो भी मिल जाएगा और साथ में एक क्रॉप भी ऊपर हो जाएगी, 2 फसल हो जाएंगे। 2 फसल हो जाएगी। तो एक एक्सपेरिमेंट किया टमाटर और करेले की फसल का, बहुत सक्सेस हुआ। उससे हमें पता चला कि पानी भी कम लग रहा है, इसमें खरपतवार हो रहा है पर कम हो रहा है, कीड़े भी थोड़े कम लग रहे हैं और मौसम का जो बुरा असर है वो भी हमें कम देखने को मिल रहा है। ये 3-4 पॉइंट हमें मिले और उससे हमारी जिज्ञासा और उसमें डेप्थ में जाने की ललक बढ़ गई। फिर जाके हमने 3 पर एक्सपेरिमेंट किया, 4 पर एक्सपेरिमेंट किया, 5 पर किया और अभी 6वें पर कंटिन्यूसली चालू है। तो अभी 5 लेयर तक इस मॉडल को लेके आए। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तैयार किए, इसके बेसिक सिद्धांत क्या हैं और कुदरती तरीके से हम 4-5 फसलों को एक साथ में कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर 17 साल तक लगातार रिसर्च किया, अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, कि किस क्रॉप के साथ में आपको कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए। अगर हम और हमारे किसान भाई ये पॉइंट पर काम करने लग जाएं तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को हम आधे से भी कम कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि कुदरत ने जो संसार को बनाया है एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बनाई है और संसार में जितने भी जीवों को अगर हम देखेंगे, किसी के बारे में भी सोचें हम, तो हमें लगता है कि यार ये कैसे अपना खाना बनाता होगा, खाता होगा, अपना कैसे परिवार चलाता होगा। तो हमारे लिए सोचना बहुत कठिन है, लेकिन कुदरत ने उसकी ऑलरेडी व्यवस्था की है। वो क्या खाएगा उसका पहले खाना डिसाइड किया है, वो किस जीव के ऊपर निर्भर रहेगा वो जीव भी उसके साथ में कुदरत ने बनाया। तो जिसे हम अपने भाषा में इकोसिस्टम कहते हैं या हम अपनी भाषा में उसे बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को प्रेजेंट करती हैं और ठीक उसी कड़ी में पेड़ पौधे भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। बड़ा पेड़ छोटे पेड़ के ऊपर निर्भर है, छोटा पेड़ बड़े पेड़ के ऊपर निर्भर है, और अगर ये दोनों पेड़ एक साथ हो जाएं तो एक दूसरे की निर्भरता आपस में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट आपस में पूरी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा प्रकृति का साइंस है। और ये हमें जंगलों से सर सीखने को मिला। मुझे कहीं पर ये बात पता नहीं चली। जंगलों को जब हम देखते थे और वहाँ पर हम ये सोचते थे कि यहाँ पर तो कोई खाद डालने के लिए नहीं आता, यहाँ पर कोई बीज डालने नहीं आता, इवन कोई गर्मी में पानी देने भी नहीं आता। और ये जंगल हम देख रहे हैं कई वर्षों से एज इट इज़ हैं। फिर वापस रेन आती है, नीचे घास उगती है गद्दे की तरह, मखमल की तरह, ऊपर झाड़ियाँ होती हैं, फिर ऊपर बड़े पेड़ होते हैं। और अगर आप बहुत दूर से जंगल को देखो तो मिट्टी भी नहीं दिखती है, पूरे ढके हुए रहते हैं। तो सस्टेनेबल तरीके से बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के या बिना किसी इंसानी सपोर्ट के जंगल इतने हरे भरे कंटिन्यूसली हो सकते हैं। तो क्या हमारी फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम 4, 5, 3, 2, 1 फसल को एक साथ में लगाएं तो ये एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते जाएं और इनको हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत डेप्थ में जाते गए। अभी तक हमने 4800 के आसपास कॉम्बिनेशंस पर ट्रायल किए। एक ट्रायल के लिए कम से कम 6 महीने का हमको पीरियड चाहिए पड़ता है एक ट्रायल को करने के लिए, क्योंकि एक ट्रायल में जब हम पूरा हर पैरामीटर पे क्रॉप्स को देखते हैं कि इसको सनलाइट कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, रूट जोन प्रॉपर अलग है, फ्रूटिंग जोन अलग है, सारा चीज़ प्रॉपर चेक करके 6 महीने के बाद में ओपिनियन पक्का हो पाता है कि ये क्रॉप एक साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इतने सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहे हैं सर? एक साथ 20-20, 30-30 एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग फार्म पे, अलग अलग लोकेशंस पर, एक ही फार्म के अंदर अलग अलग फील्ड पर, ऐसा। तो एक साथ हम करीब 25 से 30, 40, 50 तक एक्सपेरिमेंट एक साल में उठाते हैं। और ऐसे करके इन 17-18 सालों में हमने लगभग 4800 एक्सपेरिमेंट अभी तक किए, माने एक साथ कई क्रॉप्स को उगा के देखा। और उसमें से जो फिल्टर होके आए वो करीब 385 के आसपास अभी तक टिल डेट, आज तक 385 एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल हुए। और ये वो एक्सपेरिमेंट हैं जो नेचर के सिद्धांत को पूरा करते हैं। इसमें कोई हमारा साइंस नहीं है, बस हमने ये पता किया कि ये प्लांट इसके साथ में रह सकता है, कॉम्बिनेशन बना लिया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बेसिक प्रिंसिपल पर काम करें, सस्टेनेबिलिटी पर काम करें, बायोडिस्पोजेबिलिटी पर काम करें। ऐसे प्रिंसिपल्स को अपने कार्यशैली में शामिल करें ताकि हमारी फार्मिंग भी बहुत अच्छी हो और हमें कोई भी ऐसी तकनीक का प्रयोग ना करना पड़े कि आने वाले समय में वो जो है
हमें उसको ठीक करने के लिए फिर अलग से मेहनत करना पड़े हमारे बच्चों के लिए। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हम छोड़ के जाएं, ऐसा वातावरण हम छोड़ के जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हम सारी ज़िंदगी ये प्रयास करके बहुत मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, प्रॉपर्टियां बना के जाते हैं और उन्हें एम्पायर खड़ा करके दे के जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उतना ज़रूरी अब नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे फिर? अगर सारा काम आप ही करके जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इस एम्पायर खड़ा करने के चक्कर में हम उनके साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं, और वो ये कि हम इन्वायरमेंट बिगाड़ रहे हैं, हम वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, और इतना पेस्टिसाइड और केमिकल डाल के मिट्टी को बंजर बनाने की कगार पर खड़ा करके जा रहे हैं। तो इससे क्या पैदा होने वाला है? कैंसर पैदा होगा, डायबिटीज़ पैदा होगी, बीपी पैदा होगी, शुगर पैदा होगी। भारत में कितने डायबिटिक पेशेंट हो? 25 करोड़ लोग, माने 1/4 आबादी डायबिटीज़ के चपेट में आ गई है। हार्ट अटैक के पेशेंट कितने हो चुके, कैंसर के पेशेंट कितने हो चुके, बीपी से लेके, शुगर से लेके, अस्थमा से लेके, आप बीमारियों की गिनती तो करिए जरा सर। एंड आपको लगता है अंदर से कि खेती इसके पीछे कारण है? 100%, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई ना। हरित क्रांति के पहले का स्टेटस देखिए, कितने लोग ऐसे थे जो बीमार होके मरते थे, सब हेल्दी लाइफ जी के मरते थे। अभी भी हम देख रहे हैं जिनका जन्म 90-20 और 90-50 के पहले का है, वो लोग अभी भी बढ़िया से मुस्कुरा के जी रहे हैं, क्योंकि उनके इंजन में जो फीडिंग हुई है वो हरित क्रांति के पहले की फूड की हुई है, और उनका इंजन आज भी वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम 90, 80 और 20 और 2020 के अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में जनरेशन पैदा हो रही है, और बिना सर्जरी के नहीं पैदा हो रही है, आके वेंटिलेटर पे जा रही है, और बहुत ख़राब सिचुएशन है सर। और सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है कि बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। बहुत सारे यंगस्टर्स के पास में ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे पैदा करने लायक नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल के रेसिड्यू जा रहे हैं, आज हम बीडीसाइड डाल रहे हैं। बीडीसाइड का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी पेड़ को ना उगने देना, उसको फूलने फलने से उसको मना करना। तो जब वो रेसिड्यू हमारी बॉडी में फूड के माध्यम से जाते हैं तो वो भी हमें फलने फूलने से मना करते हैं, और हमारी जनरेशन को भी नहीं आने देते। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हमें इन सब चीज़ों पर रोक लगाना पड़ेगी। रोक के साथ में हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमें ऐसे कुदरत के सस्टेनेबल विकल्प पे जाना पड़ेगा जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और जैसी धरती हमारी दुल्हन की तरह पहले सजी थी, वैसी धरती हम दुल्हन की तरह सजा के अपनी आने वाली जनरेशन को दें, तो निश्चित तौर पर वो हमें अप्रिसिएट भी करेंगी, और मुझे लगता है कि हमें सारी ज़िंदगी वो याद करेंगी। और अगर हम बंजर ज़मीन और इतना पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट अगर छोड़ के गए, और बहुत सारे हम घर, विला और उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, तो अंत में बच्चा एक दिन ज़रूर ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि कैंसर भी साथ में दे के गए इसके साथ में, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे जीवन का। तो हम उन्हें अच्छा हेल्दी लाइफ दें, फिर वो जीवन में जो करना चाहें, जो बनाना चाहें वो बनाएं। हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि कृषि या एग्रीकल्चर भारत के फ्यूचर जनरेशन करें, साथ ही साथ उनके लिए ये अट्रैक्टिव बने? जी तो जी, मैं आपके विजन से अलाइन करता हूँ, इसलिए ये बात भी करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ। आपको मैंने बात किया, अभी तुरंत मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ है जी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम से या मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग तक मतलब गलत मैसेज जाए। सही जो चीज़ है वो हम बताना चाहते हैं लोग को। जी। तो कहाँ शुरू किया जाए, मतलब ये जो फ्यूचर जनरेशन को तैयार करने के लिए? फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, वो हमें एग्रीकल्चर से पूरी करना पड़ेगी, है ना। क्योंकि नीड जो है ना, सोसाइटी में कंपटीशन को तैयार करती है। एक पड़ोस के पास गाड़ी आई तो उसके पड़ोस वाले को ये लगता है कि ये चीज़ हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस आवश्यकता पर हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नीड भी है, लोगों की ज़रूरत भी है। तो अगर लोगों की ज़रूरत एक नीड या एक कोई वस्तु या कोई चीज़ ज़रूरत बन गई या आवश्यकता के रूप में खड़ी हो गई है, तो वो आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए लोग अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर वो आवश्यकता पूरी नहीं होती, इसलिए लोग एग्रीकल्चर में नहीं आते। तो हमें क्या करना है कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करना है। इसके अंदर हेल्थ इशूज़ तो है, पर हेल्थ इशूज़ वाले लोग तब आते हैं जब वो बीमार होकर थक जाते हैं, और फिर उन्हें समझ में आता है कि खेती ही बेस्ट विकल्प है, या हमें ऐसे अच्छा ऑर्गेनिक फूड उगा के अपनी हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा। तब वो लोग आते हैं। बाकी जनरल पब्लिक जो है ना, ये नहीं सोचती कि हमें भी खेती करना चाहिए। तो वो लोग कब सोचें, वो लोग कब आएँ, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो है खेती में जो
ग्लैमर ख़त्म हो गया है, खेती में जो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, खेती में जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उनको हम लेके आएँ। रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम भी इस पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम खेती को इतना ग्लैमराइज बनाएं और इस नए आइडियाज़ और नए नए रूप में हम लेके आएँ कि लोगों को, यंगस्टर्स को लगे कि यार ये तो बढ़िया काम है, ऐसा भी हो सकता है क्या, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये प्रयास किसी अन्य व्यक्तियों को, हम और आप जैसे लोगों को भी करना पड़ेगा, और हम और आप जैसे लोगों जैसे सोच के और अन्य लोग हैं उन लोगों को भी आगे आके इसको थोड़ा सा इसके लेवल को सुधारना पड़ेगा। तो अपने आप यंगस्टर्स इसमें आने लग जाएंगे। और फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम बात करें तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो हर एक इंडस्ट्री का एक अपना दौर होता है। एक ज़माना था जब प्लास्टिक इंडस्ट्री ने अपना दौर अपना दिखाया, फिर एक ज़माना आया जब कंप्यूटर इंडस्ट्री ने दिखाया, फिर IT इंडस्ट्री ने दिखाया। अब ज़माना किस ओर जाने वाला है? तो अब ज़माना, पूरी दुनिया बीमारी की चपेट में है, अब ज़माना फूड इंडस्ट्री में ही जाने वाला है। तो हम जो है ना, एक भविष्य की संभावनाओं को देखकर भी ये चीज़ को भांप लें कि अब आने वाले समय में एक हेल्दी फूड की बड़ी रिक्वायरमेंट पूरे दुनिया में क्रिएट होने वाली है, और क्रिएट हो चुकी है ना। तो अगर हम इसमें अपना इंडस्ट्री सेटअप करें, एज ए फार्मर नहीं, जरूरी नहीं है कि आप गैंती फावड़ा चला के खेत में ही काम करें। वो भी एक चीज़ है, हर शायद आदमी किसान नहीं बन सकता है, करेक्ट है ना। और किसान बन के वो एक रोल तो प्ले कर सकता है ना। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए कितने सारे रोल होते हैं, है ना। एक सुपरवाइजर से लेके, स्किल लेबर से लेके, मैनेजर से लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके, फाइनेंसर से लेके, है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का रोल प्ले होता है। तो आप किसी भी रोल प्ले में आ सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपकी एजुकेशन है। तो फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बिकॉज क्योंकि पूरे दुनिया बीमारी की तरफ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस इंडस्ट्री में पिछले कई वर्षों से बहुत उस लेवल पे काम नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था, है ना। क्यों? इसलिए क्योंकि सबको जो है ना ग्लैमरस लाइफ जीनी थी और खेती से लोगों को भागना था। तो जो क्रीम दिमाग था वो विदेश चला गया, जो उससे थोड़े नीचे लेवल का दिमाग था वो भारत में रह के और अपना कोई बड़ा काम शुरू कर दिया। उससे कम लेवल का था वो और दूसरे कामों में चला गया। और जो बिल्कुल ऐसा दिमाग था जो कुछ नहीं कर सकता था, उसको खेती पकड़ा दी। अब भारत की खेती ऐसे दिमाग को पकड़ाई गई जो दूसरों के दिमाग पे चलती है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जगत की इंडस्ट्रियां इसमें आ गई, ठीक है। उन्होंने पेस्टिसाइड बनाना चालू किए और किसानों को कहा कि ये दवाई डालिए, तो उन्होंने तो अपना दिमाग लगाया नहीं, दूसरे के दिमाग से उन्होंने वो दवाइयाँ चालू कर दी। तो आज जो है ना, इतनी आदतों में हम आ गए कि हम अपनी प्राकृतिक खेती की विधाओं को भी भूल गए जो पूर्वज हमारे करते थे। तो मेरा कहना ये है कि हम इसमें वो लेके आए चीज़ें जो युवाओं की ज़रूरत को पूरा करें, तो निश्चित तौर पे हम जो है ना यंग जनरेशन को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और इसमें एक हेल्दी फ्यूचर के साथ में, देखिए लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए और शांति चाहिए। अंत में शांति चाहिए, सुख उसके पहले चाहिए और उसके पहले पैसा चाहिए। तो पैसे जो है ना खेती में अगर हम लेके आए, एक इंडस्ट्री के रूप में, हम उद्योग के रूप में खेती को एस्टैब्लिश करें, तो निश्चित तौर पे फार्मर से हम कहें कि तुम खेत में फसल उगाइए, हम जो है ना उसको प्रोसेस करके उसको मार्केट करते हैं। अगर एज ए मीडिएटर हम खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बूम एग्रीकल्चर के अंदर हम ला सकते हैं और 2 पैसे की इनकम उस फार्मर को भी दे सकते हैं। इवन फार्मर क्या, फार्मर फैमिली के पास ही उनके अपने बच्चे हैं जो इंडस्ट्रियों में जाके पढ़ लिख के काम करते हैं। तो क्यों ना वो फार्मर इंडस्ट्री वो एक फैमिली के रूप में एस्टेब्लिश हो, है ना। उनके माता पिता जो फार्मिंग स्किल जानते हैं वो फार्मिंग करें, और बेटा मार्केटिंग जानता है तो वो अपनी चीज़ को प्रोसेस करके मार्केटिंग करे। तो हमें बाहर से लोगों को रिसोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम इस सेटअप पे काम करें तो पूरे दुनिया में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। और आने वाले समय में हमको इस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है और उसको कौन सा फूड देना चाहिए ताकि उसकी बीमारी को आराम मिले। आज सर यदि युवा खेती में आए तो उनको क्या माइंडसेट से आना चाहिए? पैसे बनाने के माइंडसेट से आना चाहिए, लोगों के सेहत को बेहतर करने के माइंडसेट से आना चाहिए, या दोनों मिला के आ सकते हैं वो? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मिला के आना चाहिए, क्योंकि पैसा भी उतना ही ज़रूरी है आज की तारीख में सर्वाइवल के लिए जितना ज़रूरी लोगों की हेल्थ भी है। तो दोनों मिला के होगा अगर तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, हम केवल जो है ना पैसे के उद्देश्य से आएंगे ना तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और केवल हम हेल्थ पर काम करेंगे तो पैसे नहीं बना पाएंगे।
तो दोनों चीज़ों को पैरेलली साथ में लेके चलना चाहिए, और दोनों नीड भी है, दोनों ज़रूरत भी है। आज लोगों को जितना मनी की ज़रूरत है उतना एक अच्छी हेल्दी लाइफ की भी ज़रूरत है। अल्टीमेटली हम पैसा बना के फिर बाद में स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, है ना, फिर हेल्थ पे उस पैसे को खर्चा करते हैं। तो बेटर है कि हम पैसे बनाने के साथ साथ में थोड़े कम पैसे बनाएं, पर हम साथ साथ में हेल्थ को भी बनाते रहें, तो हमें दोबारा फिर पैसे खर्चा करने की ज़रूरत हेल्थ पे नहीं पड़ेगी। तो दोनों को लेकर ही साथ में लोगों को ये आना चाहिए। और एक और जो माइंडसेट है कि खेती में पैसा नहीं है जी, तो वो भी आई थिंक गलत फहमी है कि यदि आप सही प्रकार से करो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। 100% गलत फहमी है ये। लोगों ने खेती की परिभाषा को एक किसान को देख के समझा है। मैं आपको वापस वो रिपीट बात करना चाहता हूँ कि वो जो दिमाग जो कुछ नहीं कर सकता उसको खेती का काम दे दिया गया, है ना। हमारे गांव में ऐसे ही होता था, जो निकम्मा निठल्ला आदमी होता था ना, जिसको कोई काम नहीं आ रहा है, किसी से वो बात भी नहीं कर ढंग से कर पाता, उसको कह दिया जाता था कि जाओ तुम खेती करो। ठीक है, अब ऐसा दिमाग जो है ना खेती में क्या इनोवेशन लेके आएगा, क्या परिवर्तन लेके आएगा। चलो माना ठीक है, उन्होंने जितना जैसा किया वो बहुत ठीक था, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि यंगस्टर्स अगर नए माइंडसेट के साथ में खेती में आएंगे तो वो अपने आप एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए ज़माने के साथ और एक नई ज़रूरत के साथ में वो उसमें काम करें और इनोवेशंस के साथ में काम करें, तो खेती की डेफिनेशन को भी हम साथ साथ में बदल सकते हैं। तो अभी जो एग्जाम्पल यंगस्टर्स देखते हैं वो पुरानी खेती के मॉडल को देखते हैं, तो उनको लगता है कि खेती में कुछ नहीं है। लेकिन कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो हमारे जैसे मॉडल को देखते हैं, उनको लगता है कि यार खेती में तो बहुत पैसे हैं, तो लोग आते भी हैं, लेकिन आते हैं वो अनुभव नहीं होता उनके पास। वो एक्साइटेड तो होते हैं, वो आना तो चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं होता है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर, कि एक डिग्री के लिए या एक 50,000 रुपए की नौकरी के लिए या एक सर्विस के लिए या एक जॉब के लिए हम लोग 25 साल उम्र गंवाते हैं। खेती में आपको क्या लगता है कि खेती ऐसी थोड़ी है कि गए और हो जाएगी। खेती में भी तो कुछ हमें टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। माने एक 50,000 के आदमी को बनने के लिए 25 साल हम खर्चा करते हैं एजुकेशन पे और बाकी चीज़ों पे, स्किल पे। हमें खेती में भी 1-2 साल एक्सपेंड करना चाहिए। बहुत बड़ी टाइम नहीं बोल रहा हूँ, पर 1-2 साल एक्सपेंड करना चाहिए। तो 1-2 साल जो है ना, आप जब लर्निंग करेंगे, खेती को करीब से देखेंगे, समझेंगे, बाजार को समझेंगे, मिट्टी को समझेंगे, पानी को समझेंगे, बीजों को समझेंगे, और फिर उस बाजार की व्यवस्था को समझेंगे कि आखिर ये व्यवस्था कैसे चल रही है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी तैयार होगी तो मुझे लगता है कि फिर आप परिपक्वता के साथ में आप इस इंडस्ट्री में अच्छे से स्टेबल हो सकते हैं और आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं या उससे ज़्यादा भी मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जगह जगह पे भारत में ऐसे स्थान होना चाहिए जहाँ पर प्रैक्टिकली लोग लर्निंग कर पाएँ, 2-2, 3-3 साल तक रह के एज ए कोर्स के रूप में इस फार्मिंग इंडस्ट्री को समझें और इसकी कैपेसिटी को समझें, इसके फ्यूचर को समझें, इसकी डेप्थ को समझें, इसकी संभावनाओं को समझें और इसकी ज़रूरत को भी समझें, और फिर उसके बाद वो फार्मिंग में आए। तो मैंने तो ये शुरू कर दिया। हमने अपने फार्म को जो है ना, एज ए वॉलंटियर कोई व्यक्ति 2 साल 3 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास रुक सकता है और जीरो लेवल से कैसे फार्मिंग होती है, खेत में कैसे काम, सुबह उठ के 5 बजे दिनचर्या को सेट करना पड़ता है, कैसे हमें रहना पड़ता है, रहन सहन से लेके, खान पान से लेके, परिस्थितियों के हिसाब से चेंजेस से लेके, और चीज़ों को जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर में करते हैं वो सब का हम प्रैक्टिकली लर्निंग लोगों को देते हैं। तो अगर कोई यंगस्टर्स करना चाहे और खेती में अपना फ्यूचर को सेट करना चाहता है तो उसको मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से और नॉलेज के रूप से और स्किल के रूप से हम उन्हें तैयार करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे करके हम एक वॉलंटियर सर्विस देते हैं लोगों के लिए कि वो आएँ और जो है 2 साल 3 साल जो भी है, कम से कम 1 साल वो रहें, ताकि वो पूरा एक साइकिल का जो साइकिल है, जो हर समय के बदलाव होते हैं, हर समय की जो प्रोसेस होती है, हर समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे वो रूबरू हो पाएँ। तो 1 साल कम से कम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रहना तो 3 साल तक रह सकते हैं। 3 साल के बाद में वो एकदम से परिपक्व हो जाएंगे और इस इंडस्ट्री को अच्छी गहराई से समझ जाएंगे और उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें किस विजन के साथ में काम करना चाहिए और किस प्रोडक्ट के साथ में सोसाइटी के साथ में डील करना चाहिए। तो ये सर्विस हमने चालू की है। तो बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे पास रुकते हैं, जब अनुभव हो जाते हैं तो फिर वो अपने काम को जाके खड़ा करते हैं और ऐसा करने से सक्सेस रेशो 99% होता है।
समझ गए। जैसे आपने सही बताया ना कि जी कॉलेज में भी हम 3-4 साल तो डिग्री में देते हैं, खेती यदि आप आ रहे हो तो कुछ समय दे के आओ, 1-2 साल सीखने में लगाओ, फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। जी लेकिन सर सक्सेसफुल शब्द का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होता है। करेक्ट। तो कुछ लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे देता हूँ, मैं प्राकृतिक फार्म में अभी रिसेंटली गया था बैंगलोर में। जी उनका ये कहना था कि मैं तो ये पैसा कमाने के लिए करता ही नहीं हूँ, इससे मेरा जो रहने का खर्चा है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं घर का सब्जी इधर से लेता हूँ, वातावरण मुझे फ्रेश मिलता है। बट यदि मैं पैसा कमाने जाऊँ तो शायद मेरे लिए उतना बड़ा मॉडल नहीं हो सकता। मैं लोगों को अपने फार्म लाता हूँ, वो टूरिज्म का खर्चा है उससे थोड़ा निकल जाता है मेरा, राइट। तो इसमें कितना कमाई का पोटेंशियल है? जैसे उदाहरण के तौर पर आप बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, पहले भी बताते हैं कि आपके पास 25-28 एकड़ है, उसमें से कितना कमाई हो पाता है उदाहरण के तौर पे। एंड नौजवान वही नंबर सुन के फिर सोचेंगे अरे ये तो मज़ा आ गया सुन के। जी देखिए, अगर हम अपनी कमाई के बारे में बात करें, जो 28 एकड़ में हम फार्मिंग करके बनाते हैं, लगभग जो है ना 35 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर आराम से हम बहुत इजी वे में कर लेते हैं। और हम बहुत फोकस्ड होके काम नहीं कर पाते हैं, है ना। ये भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमें पूरे देश में अवेयरनेस के लिए लोगों के बीच में घूमना पड़ता है, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। हर दिन हम लगभग 200 से 250 फ़ोन पे लोगों से बातचीत करते हैं। हर दिन लगभग 500 से 700 व्हाट्सएप पे जो है ना लोगों की इंक्वायरियों को जवाब के रूप में देते हैं। तो बहुत मैक्सिमम टाइम हमारा जो है ना इन सब सोशल कामों में चला जाता है। तो बहुत अच्छे से हम फार्मिंग को उतना अच्छे से हैंडल, जैसे होता ना कि काम को पकड़ के करना, वैसे नहीं कर पाते। हम अपने लोगों से काम करवाते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त हम देते हैं, तो उतने वक्त में हम जो है ना 35 से 40 लाख का टर्नओवर 28 एकड़ से कर लेते हैं, जिसमें शुद्ध आय हमारी 25 से 30 लाख रुपए तक आराम से हो जाती है, खर्चे काट के। क्या बात है। तो ये मॉडल अभी हमने सेट किया, पर मैं ये गारंटी के साथ और पूरे दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई फार्मर पूरे फुल टाइम 8 घंटे की ड्यूटी के साथ में फार्मिंग करता है, तो यही रेवेन्यू वो 28 एकड़ से 50 लाख से ऊपर इजी आराम से बना सकता है। और वैल्यू एडिशन में चला गया और प्रॉपर सेटअप बना लिया तो ये 1 CR से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में। इतने सारे वर्टिकल चालू होते हैं आपके एक काम करने से कि आप जो है ना एक के बाद एक कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसान गेहूँ उगाता है, और गेहूँ उगा के वो क्या करता है कि हार्वेस्टर चला के गेहूं का दाना निकाल के घर में ले आता है, और उससे फिर वो रेवेन्यू बनाता है। और फिर वो खेत में जो गेहूं का कचरा होता है उससे वो आग लगा के खेत को सफाई कर देता है। उसके दिमाग में होता है खेत साफ करना है, उसके दिमाग में वो कचरा है। जबकि हम क्या करते हैं, उस कचरे का भूसा बनाते हैं। भूसे से हम मशरूम उगाते हैं। अब मशरूम उगाने के लिए साहब जो है ना क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के रूप में वेस्ट मटेरियल चाहिए, बायोडिस्पोजेबल मटेरियल चाहिए, जो भूसे के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे खेतों में भरा पड़ा है। तो हमारा एक धंधा या एक पर्टिकल या एक वर्टिकल इनकम का चालू हो सकता है, जबकि हम उसको आग लगा के खत्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसी भूसे के टुकड़े बना के, मतलब उस चारे का टुकड़ा बना के मशरूम उगाया। मशरूम उगाने के बाद उसी भूसे को हमने ड्राई करके फिर हमने गाय को खिलाया। गाय ने उसी भूसे से मिल्क बनाया, मिल्क से हमने घी बनाया और बाकी के बाय प्रोडक्ट बनाए, और उसी भूसे से गाय ने गोबर भी बना दिया, ठीक है, और यूरिन भी बना दिया। तो अब आप सोचिए, गाय ने हमको गोबर दे दिया, जिससे हमने गोबर गैस बनाई, एनर्जी प्रोड्यूस की, फिर सैलरी से हमने कंपोस्ट बनाई, कंपोस्ट से हमने फिर फसल उगाई, ठीक है, और यूरिन से हमने बहुत सारी मेडिसिन बनाई, या फिर हमने यूरिन का जहाँ जहाँ हमें फार्मिंग में यूज़ करना था वो भी एज ए मेडिसिन के रूप में यूज़ किया, और दूध को हमने एज ए रेवेन्यू हमने जो है ना उसको मार्केटिंग किया, उसको मिल्क को बेचा या उसके बाय प्रोडक्ट को बना के बेचा, वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये सब आप करते हैं? ये सब करते हैं हम। तो मशरूम भी उगाते हैं, फिर उसके बाद हम उससे गाय को खिला के उसके फीड के रूप में उसे यूज़ करते हैं, फिर उसको गोबर गैस के रूप में यूज़ करते हैं, फिर उसे एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं, और फिर बाद में कंपोस्टिंग के रूप में यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए कितने वर्टिकल हमने एक पॉइंट से चालू किया, और आपने आग लगा के उस सारे वर्टिकल को ख़त्म कर दिया। तो फार्मिंग के अंदर आप जितने वर्टिकल चालू करना चाहें उतने वर्टिकल चालू करने का पोटेंशियल है, बस आपको एक विजनरी सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। हमने अपने खेत पे 7,500 पेड़ का प्लांटेशन किया।
सारे प्लांटेशन से हमें 2 फायदे होते हैं, बहुत सारे होते हैं पर 2 बड़े फायदे। पहला तो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है, पशु पक्षी आते, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाती है, तितली अपना घर बनाती है, भौरे अपना घर बनाते हैं। तो हमारे पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है, दवाई का खर्चा बचता है। साथ में सर पेड़ की छाया भी होती है। तो पेड़ की छाया में कई किसान के दिमाग में ये होता है कि पेड़ की छाया में फसल नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी फसलें जो पेड़ की छाया में भी होती हैं। तो हमने क्या किया, उन फसलों को उन पेड़ की छाया में लगाना चालू किया। फिर हमें क्या करना होता है, कंपोस्ट बनाना होता है। तो कंपोस्टिंग के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है, और वो भी शैडो वाला स्पेस चाहिए होता है। तो हमने उसी पेड़ की छाया में अपना कंपोस्टिंग का पिट बनाया। फिर हमें क्या करना होता है कि हमें फसल का कोई स्टोरेज करना है। तो हमने क्या किया, वही पेड़ की छाया में हमने ट्रेंचेस बनाई, नाली बनाई, जो हमारे पानी रिचार्जिंग के लिए भी हेल्प करती है, मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए भी हेल्प करती है, और साथ में 4 महीने हम उसमें फसल का स्टोरेज भी करते हैं। तो हम अदरक जैसी फसलें, हल्दी जैसी फसलें, अरबी जैसी फसलें जब खेत से उग के मंडी जाती हैं तो 20 रुपए किलो प्राइस होता है, और जब वो उनका लगने का टाइम आता है तो वापस 80 रुपए किलो प्राइस हो जाता है। 4 गुना प्राइस बढ़ जाता है। अब ये प्राइस का फायदा कौन उठाता है? व्यापारी उठाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख के। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हम इतना बड़ा सेटअप नहीं लगा सकते, ना इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते। हम एज ए किसान क्या कर सकते हैं, पेड़ की छाया में जो नाली बनाई है उसमें पत्ते लगा के, पलास के या जूट का बोरा बिछा के, वो अदरक और हल्दी को भर के बोरे से ढक सकते हैं, और 4 महीने तक वो अदरक एज इट इज रहेगा, वजन नहीं लॉस होगा, सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। और जब मंडी में 20 से 50 रुपए, 100 रुपए रेट हो जाए तो आप निकाल के उठा के बेच दीजिए। अब इस स्टोरेज के लिए क्या जरूरत थी? नाली, और वो भी पेड़ का शेडो चाहिए था, धूप नहीं चाहिए थी, पानी नहीं चाहिए था। वो सारी व्यवस्था पेड़ के नीचे ऑलरेडी है आपके पास, आप वर्टिकल चालू कर सकते वो इनकम का। तो जो पैसा आप 20 रुपए 1 किलो का आप लेते हैं फसल उगने के टाइम पे, और वही पैसा हम 80 रुपए लेते हैं 4 महीने स्टे करके, तो 4 गुना मनी मल्टीप्लाई हो गया हमारा। तो क्या नुकसान है? तो बस कहने का मतलब ये है कि हम उसी एक काम से कई सारे वर्टिकल चालू कर सकते हैं। फिर देखिए, ये फायदा हमने पेड़ों से लिया। पेड़ की छाया में हम अपना सारा शिविर कैंप करते हैं, हमने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। पेड़ की छाया में 1.5 लाख लोगों को, किसानों को ट्रेनिंग दे दी बिना कूलर पंखे के, ठीक है। नंबर 2, उसी पेड़ की छाया के नीचे हमने लाखों करोड़ों लीटर पानी को रिचार्ज किया। उसी पेड़ की छाया के नीचे जो ट्रेंचेस थी उसमें जो मिट्टी इकट्ठी हुई, उसके साथ में हमने कचरा डाल के और उस नाली में कंपोस्ट बनाने का काम किया। उसी नाली में हमने स्टोरेज का काम किया। फिर उसी जगह में हम क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ों पे बीज फल होते हैं, फल कुछ पक्षी खा के जाते हैं और उनकी गुठलियां गिरा के जाते हैं। हमने उन गुठलियों को नीचे गिरने दिया, गुठली गिर के पेड़ बन जाती है। पेड़ उग गया जब, सो हमने गुठली और पेड़ निकाल के पॉलीथिन में डाला, उसमें ग्राफ्टिंग करके हमने पौधे को तैयार कर दिया। तो 100 रुपए का वो पौधा भी तैयार हो गया। एक वर्टिकल हमारा नर्सरी का चालू हो गया फ्री में। ना बीज लाना हमको, ना पौधा बनाना, ना हमें खाद लानी, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शेडो ऑलरेडी है, बीज आपके पेड़ से गिर रहा है, नीचे पौधा बन रहा है, उठा के पॉलीथिन में रखना है, नर्सरी का वर्टिकल चालू हो गया। जी, आपने किया है? ये हम करते हैं। ऐसे कितने प्रकार के वर्टिकल हैं आपके पास? करीब कुछ नहीं तो 15 से 16 तरह के वर्टिकल हैं हमारे, जो इनकम का सोर्स बनते हैं। तो मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूं कि फार्मिंग आप उस दृष्टिकोण से मत करिए। आप बैगन टमाटर उगाने के लेवल तक आप खेती को मत देखिए। आप खेती को एक इंडस्ट्री और एक उद्योग के रूप में देखिए, जिस उद्योग के लिए कच्चे माल आपको जगह जगह पर पड़े हैं। आपको जो है ना, उस सेटअप के साथ में एक बार काम करना पड़ेगा। आप एक बार हमारे फार्म पे आइए सागर, आप देखिए कि हम एक ही चीज से यहाँ से शुरू करते हैं, गाय से, और पूरे वापस गाय के पास तक आते आते हम 15-20 वर्टिकल में इनकम को सेट करते हैं। इकोसिस्टम जो हम इकोसिस्टम। और ये 15 वर्टिकल चालू करने के लिए ना तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ना ही हमें बाहर से कोई कच्चे माल को लाने की जरूरत है। फार्मिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले फार्मिंग को 2 से 3 साल समझिए, उसको देखिए करीब से, या भारत में जितने भी एग्जाम्पल के रूप में लोग काम कर रहे हैं उनका अनुभव लीजिए, उनके पास रहिए, उनके साथ में वक्त बिताइए, और फिर अपना सेटअप शुरू करिए। आप निश्चित तौर पे सक्सेस होंगे, और आपकी जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत भी पूरी होगी। बिल्कुल सर। आई थिंक लोग अगर आपका ट्रेनिंग या फार्म विजिट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ओपन टू ऑल, हमारा फार्म 24 घंटे 365 दिन खुला है। कोई भी विजिटर्स आना चाहे तो कभी भी आ सकता है। एड्रेस जो है ना, गूगल पर भी है, मल्टी लेयर फार्म सागर डालेंगे अपने आप लोकेशंस आ जाती है।
और नहीं तो व्हाट्सएप पर भी इंक्वायरी करके आप लोकेशन एड्रेस बुला सकते हैं और आ सकते हैं। इन केस अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो उसके शेड्यूल्स होते हैं। सागर में 20 से 26 7 डेज़ का वर्कशॉप हमने एक कोर्स तैयार किया जिसमें मिट्टी के तैयारी से लेके मार्केटिंग तक का पूरा नॉलेज और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हम एक साथ में क्लब करके देते हैं। तो ये उन यंगस्टर्स के लिए भी है जो खेती में आके अपना फ्यूचर करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी पहले से फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन फार्मिंग से त्रस्त है, दुखी हैं, या उनको नहीं लग रहा कि फार्मिंग में अब हमें काम करना चाहिए, तो एक बार ये कोर्स करके देख लेते हैं। तो उनके लिए भी है। और जो फार्मर केमिकल से नेचुरल फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी है। और 2 दिन का एक कोर्स है, वो 27-28 का है, जो रनिंग में अपना सेटअप चला रहे हैं पर वो देखना चाहते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं, तो वो 2 दिन के कोर्सेज में आ सकते हैं, उन्हें बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये 2 कोर्स हम महीने में हर महीने चलाते हैं। तो डेट भी फिक्स है, कोई भी इस डेट को वहाँ पे आ सकता है, और पहले से ही अगर नाम भेज दे तो बहुत बेटर होता है। तो वो हमारे नंबर पे जो ट्रेनिंग के नंबर हैं उन पे वो भेज सकता है। इवन अगर वो सागर नहीं आ सकता और कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो हम पूरे भारत में अलग अलग लोकेशंस में जाके भी कैंप लगाते हैं, या जो सोसाइटीज़ होती हैं वो लोग लगवाती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लगवाते हैं। आप जैसे लोग जो सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी और भी कुछ करना है, और आप जैसी सोच के विचारधारा के लोग जो है ना सोसाइटी में इम्पैक्ट लाने के लिए हम जैसे लोगों को ला के इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, तो उनके लिए भी हम जाके प्रोग्राम देते हैं। तो फार्मर वहाँ पे भी लोकली जुड़ सकता है, तो उसको हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी तरीके से वो चीज़ों के साथ में जुड़ के वर्कशॉप ले सकता है, और सारे आइडियाज़ को, सारी जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है, जो इनोवेशंस है, उनको सीख के और फार्मिंग में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मतलब अगले 5, 10, 15 साल में बदलाव आएगा। जी बिल्कुल। एक दिन में नहीं होने वाला है, बट उस दिशा में हम डेफिनेटली जा रहे हैं। करेक्ट। एंड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप जैसे मेंटोर से सीख के इसमें किसानों का सहायता करके एक अच्छा व्यापार बनाए ताकि सब आगे बढ़े। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरा उद्देश्य है, लोग तक सही खाना पहुँचे। करेक्ट। सेफ खाना पहुँचे, या फिर जो भी पहुँचे एटलीस्ट उनका नॉलेज हो कि मेरे खाने में ये है, ये नहीं मिलावट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सर आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके आप सोसाइटी के बीच में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बड़ा पुनीत का और परमार्थ का काम है। ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डेफिनेटली हम बहुत बार मिलेंगे, बहुत साथ में काम करेंगे जरूर, एंड कृषि और भारत को आगे बढ़ाएंगे 100%। धन्यवाद सर।